नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 15, इंटरप्राइजिंग निवेशक के लिए स्टॉक सिलेक्शन। दुनिया की राय के बाद दुनिया में रहना आसान है। हमारे लिए एकांत में रहना भी आसान है, लेकिन महान व्यक्ति वही है जो भीड़ में एकांत की स्वतंत्रता के लिए परिपूर्ण मिठास रखता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। म्यूचुअल फंड सीरीज फंड के संस्थापक मैक्स हेडन ने यह कहा कि यरूशलेम तक जाने के लिए कई सड़कें हैं। इस मास्टर स्ट्रोक पिकर का मतलब था कि शेयरों का चयन करने का उनका अपना मूल्य केंद्रित तरीका एक सफल निवेशक बनने का एकमात्र तरीका नहीं था। इस अध्याय में हम कई तकनीकों को देखते हैं जो आज के कुछ प्रमुख धन प्रबंधक स्टॉक चुनने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले, हालांकि यह दोहराने के लायक है कि अधिकांश निवेशकों के लिए व्यक्तिगत स्टॉक का चयन करना अनावश्यक है। यदि यह अनुपयुक्त नहीं है, तब तथ्य यह है कि ज़्यादातर पेशेवर स्टॉक पिकिंग का खराब काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकांश एमेच्योर बेहतर कर सकते हैं। स्टॉक चुनने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोग सीखते हैं कि वे इतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। सबसे भाग्यशाली लोगों को यह जल्दी पता चलता है, जबकि कम भाग्यशाली लोगों को इसे सीखने में सालों लग जाते हैं। निवेशकों का एक छोटा प्रतिशत अपने स्वयं के शेयरों को चुनने में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाकी सभी को आदर्श रूप से एक इंडेक्स फंड के माध्यम से मदद कर लेना बेहतर होगा। ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है, जैसे कि सबसे महान एथलीट और संगीतकार भी अभ्यास करते हैं और हर वास्तविक प्रदर्शन से पहले पूर्वाभ्यास करते हैं। उन्होंने एक साल ट्रैकिंग और स्टॉक जैसी असली पैसों के साथ नहीं बल्कि वर्चुअल रूप से खरीदकर शुरू करने का सुझाव दिया है। ग्राहम के दिनों में आपने एक वर्चुअल पैड के एक खाते का उपयोग करके और इसे एक कानूनी पैड पर बेचने का अभ्यास किया होगा। उसी तरह आजकल आप वेबसाइटों पर पोर्टफोलियो ट्रैकर्स का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक धन के साथ प्रयास करने से पहले आपकी तकनीकों का प्रशिक्षण करें। आप किसी भी वास्तविक नुकसान के बिना गलती कर सकते हैं। लगातार व्यापार से बचने के लिए अनुशासन विकसित कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण की तुलना कर सकते हैं उन अग्रणी मनी मैनेजरों के अलावा और जाने के आपके लिए कौन सी तकनीक बेहतर काम करती है। सबसे अच्छा, आपके सभी स्टॉक पिक्स के परिणामों पर नज़र रखने से आप यह भूल जाते हैं कि आपके कुछ कुबड़ पलक झपकते ही इसे रोक देंगे, जो आपको अपने विजेताओं और अपने हारे हुए लोगों से सीखने के लिए मजबूर करेगा। एक साल के बाद अपने परिणामों को मापें कि आपने अपने सभी पैसे S&P 500 इंडेक्स फंड में कैसे लगाए होंगे। यदि आपको प्रयोग में मज़ा नहीं आया या आपकी पसंद खराब थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत शेयरों का चयन करना आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड खरीदें, वह स्टॉक खरीदने पर अपना समय बर्बाद ना करें। यदि आपने प्रयोग का आनंद लिया है और पर्याप्त रूप से अच्छे रिटर्न अर्जित किए हैं तो धीरे धीरे शेयरों की एक टोकरी को इकट्ठा करें, लेकिन इसे अपने समग्र पोर्टफोलियो के अधिकतर 10% तक सीमित रखें और बाकी को एक इंडेक्स फंड में रखें। तथा याद रखें कि आप हमेशा इसे तब रोक सकते हैं जब यह आपकी रुचि का ना हो या आपके रिटर्न खराब हो जाते हैं। सही स्थानों की तलाश कैसे करें। आपको संभावित रूप से बेहतर स्टॉक की तलाश करने में कैसे करनी चाहिए। अधिकांश लोगों के विपरीत कई सर्वश्रेष्ठ पेशेवर निवेशक पहली बार किसी स्टॉक में दिलचस्पी लेते हैं तब उसकी शेयर की कीमत नीचे जाती है, ऊपर नहीं। TVD ब्राउन ग्लोबल वैल्यू फंड के क्रिस्टोफर ब्राउन, ऑक्समार्क फंड के विलियम न्याग्रेन, FPA कैपिटल फंड के रॉबर्ट रोड्रिगेज और टोरे फंड के रॉबर्ट टोरे सभी का सुझाव है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में नए 52 वीक्स के विचारों की दैनिक सूची देखें। यह आपको उन शेयरों और उद्योगों की ओर इंगित करेगा जो
अप्रयुक्त या अप्रमाणित हैं और इस पुरस्कार या आपकी धारणा बदलते समय उच्च रिटर्न की संभावनाएं प्रदान करते हैं। डेविस फंड के क्रिस्टोफर डेविस और लेगमेसर वैल्यू ट्रस्ट के विलियम मिलर निवेशक पूंजी या ROIC पर बढ़ते हुए रिटर्न को देखना पसंद करते हैं। यह मापने का एक तरीका है कि कंपनी कितनी कुशलता से, जिसे वॉरेन बफेट ने मालिक की कमाई कहा है, उत्पन्न करती है। अब तुलना या जिस कीमत पर इसी तरह के व्यवसायों को वर्षों से अधिग्रहित किया गया है कि जांच करके ओकमार्क के नाइजरन और लॉन्गलीफ पार्टनर के ओ मैसन हॉकिंस जैसे प्रबंधकों को एक बेहतर पुश मिलता है जो किसी कंपनी के डिवीजनों के लायक होता है। एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए यह शर्मसाध्य और कठिन काम है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में बिजनेस सेगमेंट फुटनोट को देखना शुरू करें और जो आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र राजस्व प्रत्येक सहायकी कमाई को सूचीबद्ध करता है। फिर उन्हीं उद्योगों में अन्य कंपनियों के उदाहरणों के लिए फैक्ट्रियां, प्रोक्टवेस्ट या लेक्सीसनेमिक्स जैसे समाचार डेटाबेस खोजें जो हाल ही में हासिल किए गए हैं। अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टों का पता लगाने के लिए एडगार डेटाबेस का उपयोग करके आप उन अधिग्रहित कंपनियों की कमाई के लिए खरीद मूल्य का अनुपात निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर आप उस अनुपात को यह अनुमान लगाने के लिए लागू कर सकते हैं कि जिस कंपनी की आय या जिस कंपनी की आप जांच कर रहे हैं उसके समान विभाजन के लिए कॉर्पोरेट अधिग्रहणकर्ता कितना भुगतान कर सकता है। कंपनी के प्रत्येक डिवीजन का इस तरह से अलग अलग विश्लेषण करके आप यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि मौजूदा स्टॉक मूल्य से अधिक मूल्य के हैं या नहीं। लॉन्गलीफ के हॉकिंस को यह पसंद है कि वे 60 सेंट डॉलर कहते हैं या जिन कंपनियों का स्टॉक 60% या उससे कम मूल्य का कारोबार कर रहा है जिस पर वह व्यवसायों का मूल्यांकन करता है, यह ग्राहक की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। बॉस कौन है? अंत में अधिकांश अग्रणी पेशेवर निवेशक यह देखना चाहते हैं कि कंपनी ऐसे लोगों द्वारा चलाई जाती है जो ऑकमार्क के विलियम्स न्यूगेन के शब्दों में मालिक की तरह सोचते हैं, न कि केवल प्रबंधक की तरह। 2 सरल परीक्षण। क्या कंपनी की वित्तीय विवरण आसानी से समझ में आते हैं या वे आपत्ति से भरे हैं या आपत्ति से भरे हैं? क्या नॉन अक्यूरिंग या असाधारण या असामान्य शुल्क या क्या उन्हें पुनर्वित्ती का एक बुरी आदत है? लॉन्गलीफ के मेमन हॉकिंस कॉर्पोरेट प्रबंधकों के लिए बताते हैं जो अच्छे साथी हैं, यह मानते हैं कि वे समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। इनके पास वर्तमान और भविष्य के नकदी प्रवाह को आवंटित करने के लिए स्पष्ट योजनाएं हैं और कंपनी के स्टॉक में खुद के बड़े आकार के दाव हैं। लेकिन अगर प्रबंधक व्यवसाय के बारे में स्टॉक की कीमत के बारे में अधिक बताते हैं, टोरे फंड के रॉबर्ट टोरे चेतावनी देते हैं, हम रुचि नहीं रखते हैं। डेविस फंड के क्रिस्टोफर डेविस फर्मों का समर्थन करते हैं जो स्टॉक विकल्पों को जारी करने की सीमा को 3% तक सीमित करते हैं। वैनगार्ड पैराइमैप फंड में हॉवर्ड शॉ यह ट्रैक करते हैं कि कंपनी ने 1 साल पहले क्या कहा था और उसका आगे क्या परिणाम हुआ। हम न केवल यह देखना चाहते हैं कि प्रबंधक शेयरधारकों के साथ ईमानदार हैं, बल्कि यह भी कि वे खुद के साथ ईमानदार हैं या नहीं। भले ही आप केवल कुछ शेयरों के मालिक हों, फिर भी आप एक कंपनी के नियमित रूप से निर्धारित सम्मेलन कॉल या शेड्यूल का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट मुख्यालय में निवेशक प्रबंध विभाग को कॉल करें या कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। एफपीए कैपिटल फंड के रॉबर्ट रॉड्रिक्स कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर जाते हैं जहां इसे ऑपरेटिंग डिवीजन के हेडल्स सूचीबद्ध हैं। यदि उन नामों में पहले से बहुत अधिक टर्नओवर है जो कि एक नए सीईओ के वर्तमान कार्यकाल के 1 या 2 साल में, तो यह शायद एक अच्छा संकेत है। वह मृत लकड़ी की कमाई या लकड़ी की सफाई कर रहा है। लेकिन अगर यह उच्च टर्नओवर लगातार जारी रहता है तो यह टर्नओवर शायद उथल पुथल में बदल सकता है। रास्ते पर अपनी नज़र बनाए रखें।
यरूशलेम के लिए इनसे भी ज़्यादा सड़कें हैं। कुछ प्रमुख पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे ड्रेमन वैल्यू मैनेजमेंट के डेविड ड्रेमन और थर्ड एवेन्यू फंड्स के मार्टिन व्हीटमैन बहुत कम संपत्ति, कमाई या नकदी प्रवाह पर बेचने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य रॉयल फंड के चार्ल्स रॉयल्स और फिडेलिटी लो प्राइड स्टॉक फंड के जॉयल टिलहास्ट की तरह छोटी कंपनियों के शिकार करते हैं। एक तकनीक जो मददगार साबित हो सकती है, यह देखें कि कौन से प्रमुख व्यावसायिक प्रबंधक आपके द्वारा किए गए शेयरों के मालिक हैं। यदि एक या दो नाम बदलते हैं तो उन फंड कंपनियों की वेबसाइटों पर जाएं और उनकी हाल की रिपोर्ट डाउनलोड करें। यह देखकर कि इन निवेशकों के पास कौन से अन्य शेयर हैं, आप इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि उनमें क्या गुण हैं। प्रबंधकों की टिप्पणी पढ़कर आप यह जान सकते हैं कि कैसे अपने दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए कौन से क्षेत्र पर विचार कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टॉक चुनने में किन तकनीकी का उपयोग करते हैं। सफल निवेश करने वाले पेशेवरों में दो चीज़ें समान हैं, वे अनुशासित और सुसंगत हैं। जब यह अपरिहार्य होते हैं तब भी अपना दृष्टिकोण बदलने से इनकार करते हैं। वे इस बारे में बहुत सोचते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन वे इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि बाजार क्या कर रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 16, कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स। बदलाव का जोश। हालांकि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन वे स्टॉक की तरह व्यवहार करते हैं, ऑप्शन की तरह काम करते हैं और अस्पष्टता से बंद हो जाते हैं। यदि आपके पास कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं तो आपके पास एक ऑप्शन भी है। आप या तो बॉन्ड्स रख सकते हैं और उस पर ब्याज अर्जित करना जारी रख सकते हैं, या आप इसे पूर्व निर्धारित अनुपात में जारी करने वाली कंपनी के सामान्य स्टॉक के लिए विनिमय कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन अपने मालिक को किसी निश्चित समय पर एक निश्चित अवधि में दूसरी सुरक्षा खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। क्योंकि वे स्टॉक में एक्सचेंजेबल हैं, इसलिए यह कंपैरेबल बॉन्ड्स की तुलना में कम ब्याज पर दर प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उस कंपनी में स्टॉक एक कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक कन्वेंशनल बॉन्ड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। 1957 से 2002 के दौरान डेब्टर्सन एसोसिएशन के अनुसार कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ने स्टॉक की तुलना में स्थिर कीमतों और उतले घाटे के साथ कुल रिटर्न में 8.3% की कम वार्षिक औसत रिटर्न अर्जित की। शेयरों की तुलना में अधिक आय कम जोखिम नहीं है। यह आश्चर्य है कि वॉल स्ट्रीट के लोगों ने अक्सर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या कन्वर्टिबल्स को दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन बुद्धिमान निवेशक जल्दी से महसूस कर लेते हैं कि कन्वर्टिबल अधिकांश अन्य बॉन्डों की तरह या अन्य बॉन्डों की तुलना में कम आय और अधिक जोखिम प्रदान करते हैं। इसलिए वे एक ही तर्क से और समान न्याय के साथ दोनों दुनिया के सबसे बुरे निवेश कहे जा सकते हैं। आप किस पक्ष में आते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका प्रयोग कैसे करते हैं। सच में कन्वर्टिबल्स बॉन्ड की तुलना में स्टॉक की तरह अधिक कार्य करते हैं। कन्वर्टिबल्स पर रिटर्न लगभग 83% S&P 500 स्टॉक इंडेक्स से संबंधित है, जो ट्रेजरी बॉन्ड के प्रदर्शन से केवल 30% संबंधित है। इस प्रकार बॉन्ड्स को तब कन्वर्ट किया जाता है जब अधिकांश बॉन्ड अपनी स्थिति बदलते हैं। बॉन्ड में अपनी अधिकांश या सभी संपत्तियों के साथ रूढ़िवादी निवेशकों के लिए कन्वर्ट्स, डाइवर्सिफाइड बॉन्ड्स या बंडल को जोड़ने से स्टॉक में सीधे निवेश करने का डरावना कदम उठाए बिना स्टॉक जैसे रिटर्न की तलाश करने का एक समझदार तरीका है। आप कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को स्टॉक फॉर चिकन्स कह सकते हैं। जैसा कि एडवेंट कैपिटल मैनेजमेंट के कन्वर्टिबल एक्सपर्ट एफ बैरी नेल्सन बताते हैं, ग्राहम के दिनों स्लैकर अब तक यह लगभग $200 बिलियन का बाजार हो चुका है। अधिकांश कन्वर्ट्स अब 7 से 10 साल तक की सीमा के मध्य
या माध्यम अवधि के हैं। लगभग आधे निवेश ग्रेड हैं और कई इश्यूज पर अब कुछ कॉल प्रोटेक्शन होता है। इन सभी कारकों ने उन्हें जो वे करते थे उसमें कम जोखिम भरा बना दिया। जब तक आप इस क्षेत्र में अकेले $1 लाख निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक छोटे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का व्यापार करना और डाइवर्सिफिकेशन अव्यावहारिक है। सौभाग्य से आज के बुद्धिमान निवेशक के पास लो कॉस्ट कन्वर्टिबल बॉन्ड फंड खरीदने का सुविधाजनक उपहार है। फेडलिटी और वैंगार्ड 1% वार्षिक खर्च पर म्यूचुअल फंड की पेशकश करते हैं, जबकि कई क्लोज्ड एंड फंड्स भी उचित कीमत पर उपलब्ध हैं। वॉल स्ट्रीट पर क्यूटनेस और कंपैलिसिटी हाथों हाथ तक चली जाती है, जब जिसमें कोई कन्वर्टिबल पर अपवाद ना हो। इसके लिए निवेशकों के लिए नई किस्मों में लॉयंस, एल्स, आइज, पर्सेस, MIPS, चिप्स और ईल्ड्स जैसे संक्षिप्त उपनामों के साथ सिक्योरिटीज़ की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। यह जटिल सिक्योरिटीज़ अपने संभावित नुकसान के नीचे एक सुरक्षित फ्लोर डालती है ताकि आपका नुकसान ज़्यादा ना हो सके, लेकिन साथ ही साथ यह आपके संभावित मुनाफे को भी रोकती है, और जो अक्सर आपको एक निश्चित तारीख पर आम स्टॉक में बदलने के लिए मजबूर करती है। अधिकांश निवेशकों की तरह आप इनमें से एक भी शील्ड को ना खरीदकर नुकसान के सामने खुद को डाल सकते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी विविधता के साथ निवेश करें, जिसमें कुछ नकदी में, कुछ बॉन्ड में और कुछ अमेरिकी विदेशी शेयरों में, ताकि आपका पोर्टफोलियो किसी भी संकट से निकलकर आगे बढ़े और आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ दे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 17। 4 अत्यंत शिक्षाप्रद मामले। बुद्धि के देवता वार्डन विनाश के राजा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर यह जानने की मांग की कि अराजकता पर कैसे नियंत्रण हो सकता है। विनाश ने कहा, मुझे अपनी बाईं आंख दे दें, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्धिमानी के देवता वार्डन ने अपनी बाईं आंख निकालकर उसे दे दी और कहा, अब मुझे बताओ। ट्रोल ने कहा कि जो रहस्य है उसे आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। जॉन गार्डनर। और अधिक परिवर्तन। एक ओवरप्राइस्ड विशालकाय, एक साम्राज्य निर्माण समूह, एक विलय जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला, मूल रूप से बेकार कंपनी में शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश पिछले कुछ वर्षों में ग्राहम के कुछ उच्च नियम या उच्च नए मामले को एक नया विश्लेषण या विश्व कोश प्रदान किया। यहाँ एक नमूना है। ल्यूसेंट पारदर्शी नहीं। साल 2002 के मध्य में ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज इंक के पास किसी अन्य अमेरिकी स्टॉक की तुलना में अधिक निवेशक थे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन $192.9 बिलियन के साथ यह अमेरिका में 12वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी थी। क्या यह विशाल मूल्यवान कंपनी उचित था? 30 जून 2002 या 2000 को समाप्त वित्तीय तिमाही में ल्यूसेंट की वित्तीय रिपोर्ट की कुछ मूल बातों पर नजर डालते हैं। ल्यूसेंट की रिपोर्ट के एक निकट रीडिंग में एक अनुत्तरित टेलीफोन स्विच बोर्ड की तरह खतरे की घंटी बजती है। ल्यूसेंट ने $4.8 बिलियन में एक ऑप्टिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता कैरोमैटिक नेटवर्क्स को खरीदा था, जिसमें $4.2 बिलियन गुडविल या बुक वैल्यू से ऊपर लागत थी। कैरोमैटिक में 150 कर्मचारी थे, लेकिन इसका कोई ग्राहक नहीं था। वह इसका राजस्व भी शून्य था, इसलिए गुडविल शब्द अपर्याप्त लगता है। शायद होप चेस्ट शब्द अधिक सटीक है। यदि क्रोमैटिक के एम्ब्रॉयनिक प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो ल्यूसेंट को गुडविल को उल्टना होगा और भविष्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा।
एक फुटनोट ने खुलासा किया कि ल्यूसेंट ने अपने उत्पादों को खरीदने को 1.5 बिलियन डॉलर का उधार लिया था। अपने ग्राहकों को कहीं और अधिक या और उधार पैसे की गारंटी में ल्यूसेंट भी डॉलर 3.50 मिलियन के लिए हुक पर था। इन ग्राहक लोन की कुल संख्या एक वर्ष में दोगुनी हो गई थी। यह हमें बताता है कि ल्यूसेंट के उत्पादों को खरीदने के लिए खरीदार नकदी से बाहर चल रहे थे। क्या होगा अगर वे अपने ऋण का भुगतान करने के लिए नकदी से बाहर भाग गए? अंत में ल्यूसेंट ने नए सॉफ्टवेयर को कैपिटल एसेट के रूप में विकसित करने की लागत का इलाज किया, बल्कि एक एसेट के बजाय यह एक रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए। निष्कर्ष, अगस्त 2001 में ल्यूसेंट ने क्रोमैटिक्स डिवीजन को बंद कर दिया क्योंकि इसके उत्पादों ने केवल 2 ग्राहकों को ही आकर्षित किया। वित्तीय वर्ष 2001 में ल्यूसेंट को 16.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2002 में इसने 11.9 अरब डॉलर का और नुकसान हुआ। उन नुकसानों में मुख्य रूप से खराब ऋण और ग्राहक वित्तीय पोषण के लिए प्रावधान में 3.5 बिलियन डॉलर, गुडविल से संबंधित हानि में 4.1 बिलियन डॉलर, कैपिटल सॉफ्टवेयर से संबंधित आरोपों में 362 मिलियन डॉलर। ल्यूसेंट का स्टॉक 30 जून 2002 को 15.062 पर वह 2002 में 1.26 डॉलर, जो 2-2.5 साल में बाजार मूल्य में लगभग 190 बिलियन डॉलर का नुकसान उस पर समाप्त हुआ। अधिग्रहण के जादूगर। टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैराफ्रेज कर सकते हैं। वह कह सकते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा। 1997 से 2001 तक इस बरमूडा आधारित समूह ने टाइको स्टॉक के शेयरों में सबसे अधिक 37 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्च किया। कंपनियों द्वारा इमेल्डा मार्कोस के अनुमान या अनुसार यह इनके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था। अकेले वित्तीय वर्ष 2 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसकी हर दूसरे दिन एक से अधिक की औसत थी। परिणाम, टाइको में तेजी से वृद्धि हुई। इसका राजस्व 5 वर्षों में 7.6 बिलियन डॉलर से 34 बिलियन डॉलर हो गया और ऑपरेटिंग इनकम 476 मिलियन डॉलर के नुकसान के साथ 6.2 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ। आश्चर्य नहीं कि कंपनी का 2 के अंत में कुल स्टॉक मार्केट मूल्य 114 बिलियन डॉलर था। मिलियन डॉलर दिखाए। यह खर्च 3 मुख्य श्रेणी
सौदे की घोषणा करते हुए दोनों कंपनियों ने इसे सामानों का रणनीतिक विलय कहा। टाइम वार्नर के अध्यक्ष गेराल्ड एम. लेविन ने घोषणा की कि एओएल टाइम वार्नर के से जुड़े सभी के लिए अक्सर असीम थे और साथ ही अवसर भी बहुत असीम थे। सभी के लिए उन्होंने कहा, जो इसके शेयरधारक हैं उनके लिए भी। उन्मादीपूर्ण तरीके से उन स्टॉकों को अंततः इंटरनेट डार्लिंग का कैच मिल गया था। इसके लिए टाइम वार्नर के शोधकर्ताओं ने इस सौदे को भारी मंजूरी दी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों की अनदेखी की। यह बराबरी का बिल है। अमेरिका ऑनलाइन के शेयरधारकों को संयुक्त कंपनी का 55% देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। भले ही टाइम वार्नर 5 साल बड़ा था, 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय योग जांच कर रहा था कि क्या अमेरिका ऑनलाइन विवरण लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेवार है। अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगभग आधा $4.9 बिलियन मूल्य का उपलब्ध फॉर सेल इक्विटी प्रतिभूतियों से बना था। यदि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले प्रौद्योगिक शेयरों की कीमतें गिर गई तो इससे कंपनी के परिसंपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष: 11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विलय को अंतिम रूप दिया। एओएल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में $4.9 बिलियन खो दिए और एक निगम द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे घिनौने नुकसान में शामिल 2002 में $1 और $98.7 बिलियन का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान अमेरिका ऑनलाइन के मूल्य को लिखते हुए हुआ। 2002 के अंत तक जिन शेयरधारकों के लिए लेविन ने असीमित अवसरों की भविष्यवाणी की थी, उनके पास अपने शेयरों के मूल्य में लगभग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि सौदा पहली बार घोषित किया गया था। क्या आप किंडरगार्टन में निवेश कर सकते हैं? 20 मई 1999 को ई-टॉयज इंक ने अपने स्टॉक का 8% हिस्सा जनता को बेच दिया। वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से 4 गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, वैंकोस्टन, रॉबर्टसन, स्टीफन्स, डोनाल्डसन, लुफिसन और जेनेटर और मैरिल लिंच एंड कंपनी, जो $20 पर 832,000 के शेयरों से कम है, कारोबार के पहले दिन में $76.5625 पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टॉक तेजी से बढ़ा। उस कीमत पर ई-टॉयज का बाजार मूल्य $7.8 बिलियन था। उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाय मिला? पिछले वर्षों में ई-टॉयज की बिक्री में 4261% की वृद्धि हुई थी और इसने अकेले पिछली तिमाही में 75,000 ग्राहक जोड़े थे। लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में ई-टॉयज ने कुल $30.6 मिलियन की बिक्री की थी, जिस पर उसने $30.8 मिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया था, जिसका अर्थ था कि ई-टॉयज हर डॉलर के खिलौने को बेचने के लिए $2 खर्च कर रहा था। आईपीओ प्रोस्पेक्ट्स ने भी यह खुलासा किया कि ई-टॉयज एक और ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इंक हो, जो पर्याप्त करने के लिए ऑफर की कुछ आय का उपयोग करेगा, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में $4.8 मिलियन में $4.5 मिलियन का नुकसान उठाना था। और ई-टॉयज अपने प्रबंधन के लिए भविष्य में जारी करने के लिए सामान्य स्टॉक 40.6 मिलियन शेयर आरक्षित करेंगे। इसलिए अगर ई-टॉयज ने कभी पैसा कमाया है तो उसकी शुद्ध आय को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं, बल्कि 143 मिलियन के बीच विभाजित करना होगा, जो भविष्य की कमाई को प्रति 1/3 से कम करके करना होगा। टॉयज आर के साथ ई-टॉयज की तुलना इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी चुकाने वाला है। पूर्ववर्ती 3 महीनों में खिलौने आर ने शुद्ध आय में 27 मिलियन
डॉलर कमाए थे और एक पूरे वर्ष में ई टॉयज़ की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था, और फिर भी शेयर बाजार में खिलौने आर की तुलना में लगभग $2 बिलियन अधिक हैं। निष्कर्ष: 7 मार्च 2001 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में $398 मिलियन से अधिक का शुद्ध घाटा उठाने के बाद दिवालियेपन सुरक्षा के लिए ई टॉयज़ ने मामला दायर किया। स्टॉक, जो अक्टूबर 1999 में $86 प्रति शेयर के स्तर पर था, आखिरी बार 1 पैसे के लिए कारोबार किया गया था। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 18। कंपनियों के 8 जोड़ों की तुलना। जो चीज़ है वह वही है जो होगी, और जो किया जाता है वह वही है जो किया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें, यह नया है, यह पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने था? धर्म ग्रंथ। बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइट अप तकनीक का उपयोग करने के लिए 8 जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइट अप किया है, जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था। ध्यान रखें कि यह सारांश निर्दिष्ट समय पर ही इन शेयरों का वर्णन करते हैं। सस्ते स्टॉक के बाद अत्यधिक महंगे हो सकते हैं, और महंगे स्टॉक सस्ते हो सकते थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर लगभग हर शेयर का सौदा है। एक और समय पर यह महंगा होगा। यद्यपि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है। केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें हैं जो आते हैं और जाते हैं। पेयर 1, सिस्को एंड सिस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम्स इंक दुनिया का सबसे मूल्यवान निगम बन गया था, क्योंकि इसके शेयर ने कुल मूल्य में $548 बिलियन की कमाई की थी। सिस्को जो उपकरण बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निर्देशित करता है, जिसने पहले अपने शेयरों को 10 साल पहले जनता को बेच देता था। यदि आपने प्रारंभिक पेशकश में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था, तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकन त्रुटि से लाभ होगा। 1.03697% या 217% औसत वार्षिक रिटर्न। अपने पिछले 4 राजकोषीय तिमाहियों में सिस्को ने राजस्व में $14.9 बिलियन और कमाई में $2.5 बिलियन का उत्पादन किया था। यह स्टॉक 219 गुना सिस्को की शुद्ध आय पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे अधिक मूल्य प्रति आय अनुपात में से एक था। तब सिस्को कॉर्प थी, जो संस्थागत रसोइयों में भोजन की आपूर्ति करती थी, जो इस कारोबार को 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से करती आ रही थी। अपनी पिछली 4 तिमाहियों में सिस्को ने $17.7 बिलियन राजस्व की सेवा की। सिस्को की तुलना में लगभग 20 अधिक, लेकिन शुद्ध आय में केवल $457 मिलियन, जो 11.7 बिलियन के बाजार के मूल्य के साथ सिस्को के शेयरों ने 26 गुना आय पर कारोबार किया, जो कि बाजार के औसत पी प्रति ई अनुपात से 31 अंक नीचे था। एक ठेठ निवेशक के साथ शब्द संघ का खेल शायद इस तरह से चला होगा। प्रश्न: जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूं तो आपके दिमाग में पहले कौन सी चीज आती है? उत्तर: इंटरनेट, भविष्य का उद्योग, महान स्टॉक, गर्म स्टॉक आदि। इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूं? प्रश्न: और सिस्को कॉर्प के बारे में क्या? एक वितरण टर्को, स्कॉटिश स्लॉपी जॉयस, शेफर्ड पाई, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना आदि। ओह धन्यवाद, मैं अब भूखा नहीं हूँ।
यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लोग अक्सर बड़े पैमाने पर भावनात्मक इमेजरी के आधार पर शेयरों को एक मानसिक मूल्य प्रदान करते हैं जो कि कंपनियां पैदा करती हैं, लेकिन बुद्धिमान निवेशक हमेशा गहराई से देखता है। यहाँ सिस्को और सिस्को के वित्तीय वक्तव्यों से में संदेहजनक बात यह नजर आई है, राजस्व और आय में सिस्को की अधिकांश वृद्धि अधिग्रहणों से हुई। अकेले सितंबर के बाद से सिस्को ने 11 अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए $10.2 बिलियन का भुगतान किया था। इतनी जल्दी एक साथ इतनी सारी कंपनियों को कैसे बनाया जा सकता है? इसके अलावा पिछले 6 महीनों में सिस्को की आय का लगभग एक तिहाई अपने व्यवसायों में से नहीं आया था, बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों पर कर टूटने से सिस्को ने $5.8 बिलियन का निवेश प्राप्त किया था। फिर $6 बिलियन और खरीदा। क्या यह इंटरनेट कंपनी थी या म्यूचुअल फंड? क्या होगा अगर उन निवेश को ऊपर जाना बंद हो गया? सिस्को ने भी इसी अवधि में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया, लेकिन केवल 130 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को ने इनसाइडर्स के लिए स्टॉक ऑप्शन कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया हैं, बनाम सिस्को में 6.9%। यदि अंदरूनी सूत्रों ने अपने विकल्पों को बनाया तो सिस्को की प्रति शेयर आय सिस्को की तुलना में बहुत अधिक, और सिस्को ने अपने त्रैमासिक लाभांश को 9 सेंट से एक शेयर पर 10 गुना तक बढ़ा दिया था। सिस्को ने कोई लाभांश नहीं दिया। अंत में, जैसा कि वार्टन के वित्त प्रोफेसर जेरेमी सिगल ने कहा, सिस्को जैसी कोई भी कंपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि $60 से ऊपर की कीमत प्रति आय अनुपात को औचित्य देने में सक्षम हो, जो अकेले 200 से अधिक पीई अनुपात दे। एक बार एक कंपनी जब विशालकाय बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए, वरना यह पूरी दुनिया को खा जाएगा। एक कंपनी एक विशालकाय हो सकती है या एक विशाल पीई अनुपात के लायक हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ अपूर्ण है। जल्दी सिस्को के रथ के पहियों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 2001 में उन अधिग्रहणों में से कुछ को पुनर्गठन करने के लिए $1.2 बिलियन का शुल्क आया। अगले 2 वर्षों में उन निवेश पर $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ। 2000 से लेकर 2002 तक सिस्को के शेयर ने अपने मूल्य का 3/4 हिस्सा खो दिया। इस बीच सिस्को ने मुनाफे को कम कर दिया और इसी अवधि में स्टॉक में 56% की बढ़ोतरी हुई। पेयर 2, याहू और यम, YUM। 30 नवंबर 1999 को वर्ष शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टॉक $212.75 पर बंद हुआ था, जो पिछले साल इसी समय 79.6% पर था। 7 दिसंबर तक स्टॉक ने 5 ट्रेडिंग दिनों में 348 यानी कि 63.6% लाभ प्राप्त हुआ था। याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को 432.687 पर बंद हुआ। एक ही महीने में स्टॉक दोगुना से अधिक हो गया था। याहू का कुल बाजार मूल्य जो $114 तक पहुंच गया था, वह लगभग $58 बिलियन अधिक था। पिछली 4 तिमाहियों में याहू ने राजस्व में $433 मिलियन और शुद्ध आय में $34.9 मिलियन की रैंकिंग की थी। इसलिए याहू का स्टॉक अब 263 गुना राजस्व और 3264 गुना कमाई पर था। याहू इतना क्यों था? 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने घोषणा की कि याहू को जोड़ेगा अपने S&P 500 इंडेक्स के साथ। 7 दिसंबर तक इंडेक्स फंड्स और अन्य फंड बड़े निवेशकों ने एक अनिवार्य होल्डिंग और मांग में अचानक वृद्धि से स्टॉक को अधिक से अधिक अस्थायी रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। कम से कम अस्थायी रूप से याहू के 90% शेयर के साथ कर्मचारियों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य प्रतिबंधित धारकों के हाथों में स्टॉक बंद हो गया था।
इसके शेयरों का कुछ ही हिस्सा व्यापार कर सकता है। इसलिए हजारों लोगों ने स्टॉक केवल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा, जहां पर वास्तु की कीमत कोई नहीं थी। इस बीच यम भीख मांगता हुआ पेप्सिको का एक पूर्व विभाजन, जिसमें हजारों केंटकी फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल भोजनालयों का संचालन होता है, पिछली 4 तिमाहियों से राजस्व में $8 बिलियन का उत्पादन हुआ था, जिस पर इसने $633 मिलियन कमाए। यह याहू के आकार में 17 गुना से अधिक था। फिर भी वर्ष 1999 के अंत में यम का शेयर बाजार मूल्य केवल 5.9 बिलियन था। यह 1/19 याहू का कैपिटलाइजेशन था। उस कीमत पर यम का शेयर केवल 9 गुना अधिक आए और यह 73% लाभ पर इसके राजस्व को बेच रहा था। जैसे कि ग्राहम का कहना था, कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में यह एक वजन करने वाली मशीन है। याहू ने अल्पकालिक लोकप्रियता प्रतियोगिता जीती, लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था। एक बार बाजार में वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया। तराजू यम की ओर झुक गया। 2002 के दौरान इसका स्टॉक 2002 में 25.4% बढ़ा, जबकि याहू ने 92.4% संचयी रूप से खो दिया। पेयर 3, कॉमर्स वन एंड कैपिटल वन। मई 2000 में कॉमर्स वन इंक पिछले जुलाई में से केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार किया गया था। कंपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने केवल $385 मिलियन की संपत्ति दिखाई और कुल राजस्व में केवल $34 मिलियन पर $63 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इस माइनस्क्यूल कंपनी का स्टॉक अपने आईपीओ के बाद लगभग 900% बढ़ गया था, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण $15 बिलियन था। क्या ये ज़्यादा था? हाँ, हमारे पास एक बड़ी मार्केट कैप है। कॉमर्स वन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क हार्फेन ने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए एक बड़ा बाजार है। हम अविश्वसनीय मांग को देख रहे हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल हमें $140 मिलियन का राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि अतीत में हम अपेक्षाओं को पार कर चुके हैं। हाफमैन के जवाब से 2 बातें निकलती हैं। चूंकि कॉमर्स वन पहले ही बिक्री में प्रत्येक डॉलर पर $2 खो रहा था, जैसा कि विश्लेषकों की उम्मीद है कि अगर यह अपने राजस्व को बढ़ा देता है तो क्या यह और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोएगा। कॉमर्स वन अतीत में उम्मीदों से ज़्यादा कैसे प्रदान कर सकता है? कौन सा अतीत? यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी कंपनी कभी लाभ कमाएगी, हॉफमैन के पास जवाब तैयार था, कोई सवाल नहीं है। हम इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकते हैं। हम 2001 की चौथी तिमाही में लाभदायक बनने की योजना बना रहे हैं। 1 साल के विश्लेषकों ने हमें राजस्व में $250 मिलियन से अधिक बनाते हुए देखा है। फिर से उन विश्लेषकों पर आते हैं। मुझे इन स्तरों पर कॉमर्स वन पसंद है, क्योंकि यह एक करीबी प्रतियोगिता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका स्टॉक भी लगभग 400 गुना राजस्व पर कारोबार कर रहा था। जीनसेट सिंह वॉसरस्टीन पैरला निवेश बैंक के एक विश्लेषक ने कहा, अगर ये वृद्धि दर जारी रहती है तो कॉमर्स वन 2001 में 60 से 70 गुना ज़्यादा बिक्री पर होगा। दूसरी ओर कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्प मास्टर कार्ड और वीज़ा क्रेडिट कार्ड जैसी जारी करने वाला था। जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके शेयर में 21.5% की गिरावट आई। फिर भी कैपिटल वन में कुल संपत्ति $12 बिलियन थी और 1999 में $363 मिलियन की कमाई हुई, जो कि 1 साल पहले 32% थी। लगभग $7.3 बिलियन के एक बाजार मूल्य के साथ शेयर 20 गुना कैपिटल वन की शुद्ध कमाई पर बेचा गया। कैपिटल वन में सब कुछ ठीक नहीं था। कंपनी ने ऋण से अपने भंडार को मुश्किल से बढ़ाया था। भले ही यह खराब हो,
भले ही डिफ़ॉल्ट दरें मंदी में उठ रही हों, लेकिन इसके शेयर की कीमत कम से कम संभावित परेशानी में के कुछ जोखिम को दर्शाती है। आगे क्या हुआ? 2001 में कॉमर्स वन ने राजस्व में $409 मिलियन उत्पन्न किए। दुर्भाग्य से इसने राजस्व पर हर शेयर पर लाल रंग का $2.6 बिलियन या $10.30 बिलियन का शुद्ध नुकसान हुआ। दूसरी ओर कैपिटल वन ने 2000 से 2002 की तुलना में शुद्ध आय में लगभग $2 बिलियन कमाया। इसका स्टॉक उन 3 वर्षों में 38% नीचे चला गया। पूरे शेयर बाजार की तुलना में कोई दूसरा इतना बदतर नहीं था। हालांकि कॉमर्स वन ने अपने पूरे मूल्य का 99.7% खो दिया। हाफमैन और उनके लैपगार्ड विश्लेषकों को सुनने के बजाय व्यापारियों को कॉमर्स वन की वार्षिक रिपोर्ट में 1999 के लिए ईमानदार चेतावनी दी जानी चाहिए। हम कभी लाभदायक नहीं रहे। हम भविष्य के लाभ के लिए शुद्ध नुकसान उठाना चाहते हैं और हम कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते। पेयर 4, पाम और 3Com। 2 मार्च 2002 को डाटा नेटवर्किंग कंपनी 3Com कॉर्प ने अपनी पाम इंक का 5% हिस्सा जनता को बेच दिया। पाम के शेष बचे 95% शेयर अगले कुछ महीनों में 3Com के शेयरधारकों को मिल जाएंगे। 3Com के प्रत्येक शेयर के लिए निवेशकों को पाम के 1.525 शेयर प्राप्त होंगे। तो ऐसे 2 तरीके थे जिनसे आप पाम के 100 शेयर प्राप्त कर सकते थे। आईपीओ में अपने तरीके के कोहनी लगाने की कोशिश करके या 3Com के 66 शेयर खरीदकर और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मूल कंपनी बाकी पाम स्टॉक वितरित नहीं कर देती। प्रत्येक 3Com शेयर के लिए पाम के 1.5 शेयर प्राप्त करने के लिए आपके पास नई कंपनी के अगर 100 शेयर हैं तो आपके पास अभी 3Com के 66 शेयर होंगे। लेकिन कुछ महीने का इंतजार कौन करना चाहता था? जबकि 3Com सिस्को जैसे विशाल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, पाम हाथ में डिजिटल आयोजकों के स्पेस में अग्रणी था। तो पाम का स्टॉक $38 के अपने प्रस्ताव मूल्य से $95.06 पर बंद हुआ, जो कि 150% प्रथम दिन का रिटर्न था। इसे पिछले 12 महीनों में पाम ने अपनी आमदनी के 1350 गुना से अधिक का मान रखा था। उसी दिन 3Com का शेयर मूल्य $104.13 से गिरकर $81.81 हो गया। पाम की कीमत को देखते हुए उस दिन 3Com को कहाँ बंद करना चाहिए था? अंकगणित आसान है। प्रत्येक 3Com शेयर पाम के पास 1.525 शेयर प्राप्त करने का हकदार था। पाम का प्रत्येक शेयर $95.06 पर बंद हुआ। 1.525 $95.06 इज इक्वल टू $144.97। पाम में इसकी हिस्सेदारी के आधार पर इसका प्रत्येक 3Com का हिस्सा इसके लायक था। इस प्रकार $81.81 पर व्यापारी व्यापार कर रहे थे और कह रहे थे। सभी 3Com के अन्य व्यवसाय संयुक्त $63.16 प्रति शेयर या कुल शून्य से $22 बिलियन मूल्य के थे। इतिहास में शायद ही कभी किसी शेयर की कीमत इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरी गई होगी। लेकिन वहाँ एक पकड़ थी। जैसा कि 3Com वास्तव में शून्य से $22 बिलियन के बराबर नहीं था, पाम वास्तव में 1350 गुना आय के लायक नहीं था। 2002 के अंत तक दोनों स्टॉक हाई टेक मंदी में करा रहे थे, लेकिन यह पाम के शेयरधारक थे जो वास्तव में स्मैकडाउन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार में खरीदने पर सभी सामान्य ज्ञान को छोड़ दिया था। पेयर 5, CMGI और CGI।
वर्ष 2002 की शुरुआत CMGI इंक धमाके के साथ हुई थी, क्योंकि 3 जनवरी को स्टॉक ने $163.22 कमाए थे। एक कंपनी इंटरनेट इनक्यूबेटर ने ऑनलाइन कारोबार की एक किस्म में स्टार्टअप फर्मों को वित्त पोषित और अधिकृत किया था। उनमें इसे शुरुआती सितारे जैसे कि लाइकोस आदि थे। वित्त वर्ष 1998 में जैसा कि इसका स्टॉक 98 सेंट से बढ़कर $8.52 हो गया, CMGO ने $53.8 मिलियन खर्च करके इंटरनेट कंपनियों में पूरे या आंशिक दबाव लगाए। वित्तीय वर्ष 1999 में इसके स्टॉक के कुल रूप में $8.52 से $46.09 तक शूट हुआ। CMGI ने $104.7 मिलियन का लक्ष्य हासिल किया और 1999 के आखिरी 5 महीनों में, क्योंकि इसके शेयर $138.44 तक जूम किए गए, CMGI ने अधिग्रहण पर $4.1 बिलियन खर्च किए। वस्तुतः सभी पैसे CMGI ने के निजी तौर पर खनन मुद्रा, इसका सामान्य स्टॉक जिसकी कीमत अब कुल $40 बिलियन से अधिक है। यह एक तरह का जादुई पैसा था जो CMGI का अपना उच्च स्टॉक चला गया। जितना अधिक वह खरीद सकता था, जितना अधिक CMGI खरीदने का जोखिम उठा सकता है, उतना ही अधिक इसका स्टॉक हाई चला गया। पहला स्टॉक इस अफवाह पर जाएगा कि CMGI उन्हें खरीद सकता है, फिर एक बार CMGI ने उन्होंने अधिकृत कर लिया, क्योंकि इसका स्वामित्व उनके खुद के स्टॉक में चला जाएगा। किसी को भी परवाह नहीं थी कि CMGI ने नवीनतम में इसके संचालन पर $127 मिलियन का नुकसान किया है। वेबस्टर मैसाचुसेट्स में डाउनटाउन CMGI के मुख्यालय से 70 मील दक्षिण पश्चिम में एंडोवर में स्थित है, जो कॉमर्स इंक का मुख्यालय है। 1999 में इसके शेयरों में 23% की कमी आई, हालांकि इसकी शुद्ध आय $89 मिलियन थी, जो 1998 के स्तर से केवल 7% नीचे गिर गई। CGI ने 4% से अधिक के लाभांश का भुगतान किया। CMGI ने कोई भी भुगतान नहीं किया। $870 मिलियन के कुल बाजार मूल्य के साथ CGI स्टॉक 10 गुना से कम पर कारोबार कर रहा था, और फिर अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। CMGI का जादुई पैसा मीरा गो राउंड रुका हुआ है। इसके .com शेयरों की कीमत में वृद्धि बंद हो गई, फिर सीधे नीचे चली गई। अब वो उन्हें लाभ के लिए बेचने में सक्षम नहीं। CMGI को अपनी कमाई के लिए हिट के रूप में अपना नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी ने 2000 में $1.4 बिलियन, 2001 में $5.5 बिलियन और 2002 में लगभग $500 मिलियन से अधिक खो दिया। इसका स्टॉक 2000 की शुरुआत में $163.22 से बढ़कर 2002 के अंत तक 98 सेंट तक -99.4% का नुकसान हुआ। हालांकि पुरानी CGI बोरिंग ने स्थित आय को कम करके रखा और इसका स्टॉक 2002 में 8.5%, 2001 में 43.6% और 2002 में 2.7% तक बढ़ा हुआ, जिससे 60% संचयी लाभ हुआ। पेयर 6 बॉल एंड स्ट्राइकर। 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच बॉल कॉर्प का स्टॉक $43.69 से गिरकर $33.48 पर आ गया। 24% के नुकसान के साथ कंपनी $1.6 बिलियन के स्टॉक मार्केट मूल्य पर आ गई थी। उन्हीं 2 हफ्तों में स्ट्राइकर कॉर्प के शेयर $49.55 से गिरकर $45.60 पर आ गए। इसी के साथ 8.0% की गिरावट के साथ स्ट्राइकर की कुल कीमत $9 बिलियन हो गई। इन दोनों कंपनियों ने इतने कम समय में इतना कम मूल्य क्या वास्तव में कमाया?
ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और सर्जिकल उपकरण बनाने वाली स्ट्राइकर ने उनके 2 हफ्तों के दौरान केवल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने घोषणा की कि दूसरी तिमाही में इसकी बिक्री 15% बढ़कर $734 मिलियन हो गई, जबकि कमाई 31% बढ़कर $86 मिलियन हो गई। अगले दिन स्टॉक 7% बढ़ गया, फिर डाउनहिल लुढ़क गया। फलों और सब्जियों के डिब्बा बंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध बॉल जार के मूल्य निर्माता बॉल अब औद्योगिक ग्राहकों के लिए धातु और प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हैं। उन 2 हफ्तों के दौरान बॉल ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की। 25 जुलाई को हालांकि बॉल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाही में $1 बिलियन की बिक्री पर $50 मिलियन कमाए थे, जिससे 1 साल पहले इसी अवधि में शुद्ध आय में 61% की वृद्धि हुई थी। यह अपनी कमाई को 4 तिमाहियों में $152 मिलियन तक ले गया, इसलिए यह स्टॉक बॉल की कमाई से सिर्फ 12.5 गुना पर कारोबार कर रहा था और $1.1 बिलियन के बुक वैल्यू के साथ आप 1.7 गुना स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कंपनी की मूर्त संपत्ति के लायक था। स्ट्राइकर एक अलग लीग में था। पिछली 4 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध आय में $301 मिलियन उत्पन्न किए थे। स्ट्राइकर का बुक मूल्य $570 मिलियन था, इसलिए कंपनी पिछले 12 महीनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी और इसकी बुक वैल्यू लगभग 16 गुना ज़्यादा थी। दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंत तक स्ट्राइकर की कमाई 18.6% सालाना बढ़ी थी, जिससे इसका लाभांश प्रति वर्ष लगभग 21% बढ़ा था। और 2001 में स्ट्राइकर ने भविष्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर $142 मिलियन खर्च किए थे। तब क्या इन दोनों शेयरों में गिरावट आई थी? 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच, जैसा कि वर्ल्डकॉम ने दिवालियेपन के उलटफेर किया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9,096.09 से गिरकर 7,702.34, जो कि 15.3% पर नीचे आ गया था। वॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्खियों और गिरते बाजारों में खो गई, जिसने इन दोनों शेयरों को अपने साथ ले लिया। हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुलना में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गई। यहाँ सबक यह नहीं है कि बॉल एक चोरी थी और स्ट्राइकर एक जंगली पिच थी। इसके बजाय बुद्धिमान निवेशक को यह समझना चाहिए कि बाजार की पैनिक अच्छी कंपनियां जैसे बॉल और महान कंपनियां स्ट्राइकर जैसी के लिए अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमतें बना सकते हैं। बॉल 2002 में $51.19 प्रति शेयर पर समाप्त हुई, जो जुलाई के निचले हिस्से से 53% ऊपर थी। स्ट्राइकर ने 47% की बढ़ोतरी के साथ $67.12 पर साल समाप्त किया। हर बार एक समय में मूल्य और विकास स्टॉक समान रूप से बिक्री पर जाते हैं। आप किस विकल्पों को पसंद करते हैं, यह काफ़ी हद तक आपके समय के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन प्लेट के दोनों ओर मोल भाव किया जा सकता है। पेयर 7, नॉर्टेल एंड नॉर्टेक। फाइबर ऑप्टिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी नॉर्टेल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्ष था। फरवरी 2000 तक $150 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य पर नॉर्टेक के स्टॉक ने कमाई के 87 गुना पर कारोबार किया। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी साल 2002 में उत्पादन करेगी। वह अनुमान कितना विश्वसनीय था?
नॉटल ने बकाया खातों में जिन ग्राहकों को बिक्री की थी जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया था, उन्होंने एक वर्ष में $1 बिलियन का भुगतान किया था। कंपनी ने कहा कि वृद्धि 1999 की चौथी तिमाही में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी। हालांकि इन्वेंट्रीज भी $1.2 बिलियन से गुबारा हो गई थी, जिसका मतलब है नॉटल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अनलोड कर सकते थे। इस बीच नॉटल के लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स बिलों ने अपनी अभी तक बहुवर्षीय अनुबंधों के लिए भुगतान नहीं किया था, $519 मिलियन से $1.4 बिलियन तक उछल गया और नॉटल के लिए लागतों को नियंत्रित करने में मुश्किल का समय आ रहा था। इसी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और ओवरहेड खर्च 1997 में राजस्व का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था। यह नॉटेक इंक ही था जो ग्लैमर स्पेक्ट्रम्स के मंद छोर पर सामान का उत्पादन करता है। विनाइल साइडिंग, डोर चॉइस, एग्जॉस्ट फैन, रेंज हुड्स, ट्रैश कॉम्पैक्ट आदि 1999 में नॉटल ने शुद्ध आय बिक्री में $2 बिलियन में $49 मिलियन कमाए। 1997 में बिक्री में $1.1 बिलियन की शुद्ध आय में $21 मिलियन से ज़्यादा लाभ कमाया, जो नॉटक के लाभ मार्जिन का 1.9 के साथ लगभग एक तिहाई बढ़ गई थी, जिससे नॉटस के राजस्व में 19.3% से 18.1% तक ओवरहेड खत्म कर दिया था। निष्पक्षता से कहा जाए तो नॉटेक का अधिकांश विस्तार अन्य कंपनियों को खरीदने से आया था, बल्कि आंतरिक विकास से नहीं। नॉटेक के पास $1 बिलियन का ऋण था, जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था, लेकिन फरवरी 2000 में नॉटेक के शेयरों की कीमत 1999 में अपनी कमाई से 5 गुना थी, जो निराशावाद में एक स्वस्थ खुराक जैसी थी। दूसरी ओर नॉटल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है। यह आशावाद का एक बड़ा ओवरडोज था। जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था, तब उन्होंने कहा कि प्रति शेयर $1.30 की कमाई के बजाय नॉरेल के साल 2000 में प्रति शेयर $1.17 खो दिया। अंत में 2002 में नास्टेल ने लाल निशान में $36 बिलियन से अधिक का खून बहाया था। दूसरी ओर नॉर्के ने 2000 में $41.6 मिलियन, 2001 में $8 मिलियन और 2002 के पहले 9 महीनों में $55 मिलियन कमाए। इसका स्टॉक वर्ष 2002 के अंत तक $28 के प्रति शेयर से बढ़कर $45.75 हो गया। जनवरी 2003 में नॉटेक के प्रबंधकों ने कंपनी को निजी कर लिया। सार्वजनिक निवेशकों से सभी शेयर $46 प्रति शेयर पर खरीदे। इस बीच नॉटेल का स्टॉक फरवरी 2000 में $1.61 से बढ़कर वर्ष 2002 में अंत में $56.81 हो गया। पेयर आर्ट, रेड हैट और ब्राउन शू। 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनक्स सॉफ्टवेयर के एक डेवलपर ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा। रेड हॉट थे। शुरुआत में $60 की पेशकश की गई। शेयर $23 का पर कारोबार के लिए खुले और $26.031 पर बंद हुआ। एक ही दिन में 272% का लाभ। रेड हैट का स्टॉक पिछले 18 वर्षों में ब्राउन शूज से अधिक हो गया था। 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयर 4 महीने में $143.13 पर 1944% तक हिट हुए। ब्राउन शू इस बीच, जिनकी दोनों लैस एक साथ बंधी हुई थी, 1878 में स्थापित कंपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 1300 फुटवियर स्टोर चलाती है। 11 अगस्त को ब्राउन शूज का
स्टॉक $17.50 प्रति शेयर था, जो 9 दिसंबर तक घटकर $14.31 हो गया। 1999 में ब्राउन शू के शेयर $17.6 अंक तक गिर गए। यहाँ एक कुल नाम एक गर्म स्टॉक के अलावा रेड हैट के निवेशकों को क्या मिला? 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों में कंपनी ने राजस्व में $13 मिलियन का उत्पादन किया है, जिस पर उसने $9 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। रेड हैट का और बहुत कम आकर्षक था। रेड हैट का उत्पादन किया, जिस पर उसने $9 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। रेड हैट का व्यवसाय सड़क के किनारे वाले डेलिकेटेसन की तुलना में मुश्किल से ही उससे बड़ा था और बहुत कम आकर्षक था, लेकिन व्यापारियों, जिन्हें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट शब्दों से प्रेरित किया गया था, ने 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयरों का कुल मूल्य $21.3 बिलियन तक पहुंचा दिया। पिछली तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध बिक्री में $1.2 बिलियन और कमाई में $32 मिलियन का उत्पादन किया था। ब्राउन शू के पास लगभग $5 नकद और अचल संपत्ति में हिस्सा था। बच्चे अभी भी वस्त्र ब्राउन जूते खरीद रहे थे। फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टॉक का कुल मूल्य $261 मिलियन था। बमुश्किल रेड हैट का आकार, भले ही ब्राउन शू के पास रेड हैट के राजस्व का 100 गुना था, उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्षिक आय का लगभग 7.6 गुना और इसकी वार्षिक बिक्री का 1/4 से भी कम मूल्य था। दूसरी ओर रेड हैट का कोई लाभ नहीं था, जबकि इसका स्टॉक इसकी कीमत इसकी वार्षिक बिक्री से 1000 गुना से अधिक पर बिक रहा था। रेड हैट कंपनी ने लाल निशान को दबाए रखा और इसे जल्द ही शेयर भी किया। हालांकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफा कमाया और इस तरह इसके शेयर धारकों ने भी बहुत पैसा कमाया। इन सभी से हमने क्या सीखा? बाजार अल्प अवधि में ग्राहक के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाता है, लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं। यदि आप किसी शेयर को शुद्ध रूप से खरीदते हैं और क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो यह पूछने के बजाय अंतर्निहित कंपनी का मूल्य बढ़ रहा है या नहीं, इसके तुरंत बाद या बाद में आपको बेहद खेद होगा। यह एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चितता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 19, शेयरधारक और प्रबंधन। लाभांश नीति। असत्य सबसे खतरनाक तब होते हैं जब सत्य थोड़े विकृत होते हैं। जी.सी. लिंचनबर्ग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का कोई भी अन्य हिस्सा ग्राहम द्वारा इससे अधिक तेजी से नहीं बदला गया था। पहले संस्करण में यह अध्याय 1 में से एक था, जिसमें लगभग 34 पृष्ठ थे। अपने अंतिम संशोधित संस्करण के द्वारा मूल खंड शेयरधारकों के अधिकार, कॉरपोरेट प्रबंधन की गुणवत्ता को पहचानने के तरीके और अंदरूनी सूत्रों और बाहरी निवेशकों के बीच हितों के टकराव का पता लगाने वाली तकनीकों के बारे में बताता है। हालांकि ग्राहम ने पूरी चर्चा को लाभांश के बारे में 8 से कम पृष्ठों पर वापस पूरा कर दिया था। ग्राहम ने अपने मूल तर्क की 3/4 से अधिक कटौती क्यों की? दशकों के प्रबंधनों के बाद या उनके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद छोड़ दी थी कि निवेशक कभी भी कॉरपोरेट प्रबंधकों के व्यवहार की निगरानी में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। लेकिन घोटालों की नवीनतम महामारी, जिसमें OAL, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग, स्पिरंट, टाइको और वर्ल्डकॉम जैसी प्रमुख फर्मों द्वारा प्रबंधकीय दुर्व्यवहार, शेडी अकाउंटिंग या टैक्स मैनोवर्स के आरोपों में एक स्पष्ट चेतावनी है कि ग्राहम के पहले शाश्वत स्थिरता की आवश्यकता के बारे में चेतावनी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
आइए उन्हें वापस देखते हैं और आज की घटनाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं और चर्चा करते हैं। थ्योरी बनाम प्रैक्टिस। ग्राहम ने अपने कुल मूल 1949 की शुरुआत द इन्वेस्टर इज बिजनेस ओनर की चर्चा करते हुए सिद्धांत स्टॉक होल्डर एक वर्ग के रूप में राजा है में बहुमत के रूप में कार्य करते हुए वे हायर एंड फायर प्रबंधन को जो अपनी इच्छा से पूरी तरह से झुका सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ग्राहम कहते हैं शेयरधारक एक पूर्ण वॉशआउट है। एक वर्ग के रूप में वे ना तो बुद्धिमत्ता दिखाते हैं और ना ही सतर्कता। वे प्रबंधन जो भी सिफारिश करता है, चाहे उस प्रबंधन का रिकॉर्ड कितना भी खराब क्यों ना हो, के लिए वे शेपलीक फैशन में वोट करती हैं। औसत अमेरिकी शेयरधारक को किसी भी स्वतंत्र रूप से बुद्धिमान कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उसके तहत एक पटाखा विस्फोट करके होगा। हम विरोधाभासी तथ्य को इंगित करने का विरोध नहीं कर सकते हैं जो लगता है भगवान ही अमेरिकी शेयरधारकों की तुलना में अधिक व्यवहारिक व्यवसायी है। अगर हम चाहते हैं कि आपको कुछ बुनियादी लेकिन अविश्वसनीय रूप से गहरा एहसास हो जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसके प्रबंधक सीईओ तक सभी आपके लिए काम करते हैं। इसका निदेशक मंडल को आपको जवाब देना चाहिए। इसका कैश आपके पास है। इसके व्यवसाय आपकी संपत्ति है। यदि आपको यह पसंद नहीं है कि आपकी कंपनी का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है तो आपको यह मांग करने का अधिकार है कि प्रबंधकों को निकाल दिया जाए, निवेशकों को बदल दिया जाए या संपत्ति बेच दी जाए। ग्राहम की घोषणा के अनुसार स्टॉक होल्डर को जागते रहना चाहिए। इंटेलिजेंट मालिक। आज के निवेशक ग्राहम के संदेश को भूल गए हैं। उन्होंने अपना अधिकांश प्रयास स्टॉक खरीदने में वह बहुत थोड़ा बेचने में लगाया है जो आज कोई भी नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ग्राहम हमें याद दिलाते हैं कि स्टॉक होल्डर बनने के उतने ही कारण हैं जितने के देखभाल और निर्णय लेने के लिए चाहिए होते हैं। तो आप एक बुद्धिमान निवेशक से एक बुद्धिमान मालिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? ग्राहम हमें ये बताने से शुरू करते हैं कि इसके लिए केवल 2 बुनियादी प्रश्न हैं जिनसे शेयरधारकों को अपना ध्यान हटाना चाहिए। क्या प्रबंधन यथोचित कुशल है? क्या औसत शेयरधारक के हितों को उचित मान्यता मिल रही है? आपको अपने उद्योग के समान कंपनियों के से प्रत्येक कंपनी की लाभदायिकता, आकार और प्रतिस्पर्धा की तुलना करके प्रबंधन की दक्षता का नापना चाहिए। क्या होगा यदि आप निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रबंधक अच्छे नहीं हैं? तब ग्राहम आपको क्या बताते हैं कि क्या करना है। पहला, अधिक पर्याप्त स्टॉक होल्डर में से कुछ को आश्वस्त होना चाहिए कि एक बदलाव की आवश्यकता है और उस बिंदु की ओर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक होल्डर की रैंक और फाइल को प्रॉक्सी सामग्री को पढ़ने और दोनों पक्षों के तर्कों को तोड़ने के लिए पर्याप्त खुला होना चाहिए। उन्हें कम से कम यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी कंपनी कब तक असफल रही है और इनकम्बेंट मैनेजमेंट के प्रति समर्पण के रूप में कृत्रिम अपराधों से अधिक की मांग करने के लिए तैयार है। तीसरा, यह सबसे सहायक होगा कि जब आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि परिणाम औसत से नीचे हैं और अगर यह बाहर के व्यवसाय इंजीनियरों को नीतियों और प्रबंधन की क्षमता पर पारित करने के लिए कॉल करने का रिवाज बन गया तब। प्रॉक्सी सामग्री क्या है और ग्राहम यह क्यों जोर देते हैं कि आप इसे पढ़ें? अपने छद्म विवरण एक कंपनी अपनी वार्षिक बैठक के लिए एजेंडे की घोषणा करती है और प्रबंधकों और निदेशकों के मुआवजे और स्टॉक स्वामित्व के बारे में विवरणों का खुलासा करती है। साथ ही अंदरूनी सूत्रों और कंपनी के बीच लेन देन भी करती है। तब कंपनी एक प्रत्येक शेयरधारक को भेजती है जिसके माध्यम से शेयरधारक को वोट करने के लिए कहा जाता है कि किस लेखा फर्म को पुस्तकों का लेखा परीक्षण करना चाहिए और
निदेशक मंडल में किसे सेवा प्रदान करनी चाहिए। यदि आप प्रॉक्सी समय पढ़ते समय अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह दस्तावेज कोयले की खान में एक कैनरी की तरह हो सकता है। यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो एक संकेत देती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फिर भी औसतन सभी व्यक्तिगत निवेशकों के 1/3 और आधे के बीच अपने प्रॉक्सी को वोट करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या वे उन्हें पढ़ते हैं? अपने प्रॉक्सी को समझना और वोट करना हर एक विट के रूप में एक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए एक मौलिक आवश्यकता है, क्योंकि समाचार का पालन करना और अपने विवेक को वोट देना एक अच्छा नागरिक होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के 10% के मालिक हैं या अपने 100% शेयर के साथ केवल 1/10,000 का 1%। यदि आप कभी भी खुद के शेयर के प्रॉक्सी को नहीं पढ़ते हैं और कंपनी बस्ट हो जाती है, तो आपको जिस व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहिए वह आप खुद ही हैं। यदि आप प्रॉक्सी पढ़ते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो प्रत्येक निर्देशक के खिलाफ वोट दें ताकि आप उन्हें अस्वीकार कर सकें। वार्षिक बैठक में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए बोलें। स्टॉक को समर्पित एक ऑनलाइन संदेश बोर्ड खोजें और अन्य निवेशकों को उनके कारण में शामिल होने के लिए मीटिंग या रैली का आयोजित करें और उन्हें भी इसमें शामिल करें। ग्राहम का एक और विचार ये भी था जो आज के निवेशकों को लाभ दे सकता है। एक या अधिक पेशेवर और स्वतंत्र निदेशकों के चयन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फ़ायदे यह हैं कि आपको या किसी को व्यापक व्यावसायिक अनुभव होने चाहिए जो उद्यम की समस्याओं पर एक ताज़ा और विशेषज्ञ नज़र डाल सकें। उन्हें एक अलग वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कृत करनी चाहिए जो सीधे स्टॉक होल्डर्स को संबंधित की जाए और प्रमुख प्रश्न पर उनके विचार रखें जो उद्यम के मालिकों को चिंतित करता है या व्यवसाय बाहरी स्टॉक होल्डर्स के लिए परिणाम दिखा रहा है जो उचित प्रबंधन के तहत इसकी उम्मीद की जा सकती है। यदि नहीं तो क्यों और इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। कोई केवल इस या उस अड़चन की कल्पना कर सकता है जो कि ग्राहम का प्रस्ताव कॉरपोरेट करोनियों और गोल्फिंग दोस्तों के बीच होगा जो आज के स्वतंत्र निर्देशकों में से कई का गठन करते हैं। वैसे यह किसका पैसा है? अब ग्राहम की दूसरी कसौटी पर नज़र डालते हैं। चाहे प्रबंधन बाहरी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में काम करता हो, तब भी प्रबंधकों ने हमेशा शेयरधारकों को बताया है कि उन्हें कंपनी की नकदी के साथ क्या करना है और वे अच्छी तरह जानते हैं। ग्राहम ने इस प्रबंध के दुर्भावना को माध्यम से यह देखा। एक कंपनी का प्रबंधन व्यवसाय को अच्छी तरह से चला सकता है और फिर भी बाहर के स्टॉक होल्डर को उनके लिए सही परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी दक्षता संचालन तक ही सीमित है और यह पूंजी को सर्वोत्तम उपयोग तक सीमित नहीं है। कुशल संचालन का उद्देश्य कम लागत पर उत्पादन करना और बेचने के लिए सबसे अधिक लाभदायक रास्ता ढूंढना है। कुशल वित्त के लिए आवश्यक है कि स्टॉक होल्डर का पैसा उनके हित के लिए सबसे उपयुक्त रूप से काम करे। यह एक सवाल है कि जिसमें प्रबंधन के बहुत कम रुचि है। वास्तव में यह लगभग हमेशा मालिकों से उतनी ही पूंजी चाहता है जितना कि वह अपनी वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए संभवतः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विशिष्ट प्रबंधन आवश्यकताओं से अधिक पूंजी के साथ काम करेगा। अगर स्टॉक धारक इसे अनुमति देते हैं, जो वे अक्सर करते हैं। 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियां जो प्रबंधन ने कैसे डैडी नोज बेस्ट रवैये को नए टॉप पर ले गए। यह तर्क इस तरह से चला, आपको लाभांश की मांग क्यों करनी चाहिए जब हम उस नकदी को आपके लिए निवेश कर सकते हैं और इसे बढ़ते शेयर मूल्य में बदल सकते हैं। जिस तरह से हमारे स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है उस पर गौर करें। इससे यह साबित होता है कि हम आपके पेनी
ऑर्डर पैनी को डॉलर में बदल सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से निवेशक इसके लिए हुक लाइन सिंकर हो गए। डैडी नोज बेस्ट इस तरह का सुसमाचार बन गया जो 1999 तक केवल 3.7% कंपनियों ने पहली बार जनता के सामने स्टॉक बेचा जिन्होंने लाभांश का भुगतान किया। 1960 के दशक में सभी आईपीओ औसतन 72.1% से नीचे थे। बस कैसे देखें, लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनियों का प्रतिशत दूर हो गया है। लेकिन डैडी नोज बेस्ट चारपाई के अलावा कुछ भी नहीं था। जबकि कुछ कंपनियों ने अपने नकदी को अच्छे उपयोग के लिए रखा, कई और दो अन्य श्रेणियों में चले गए। जो पहली थी कि वे बस इसे बर्बाद कर रहे थे और दूसरी थी जो इसके तेजी से ढेर लगा रहे थे लेकिन वे संभवतः इसे खर्च कर सकते थे। पहले समूह में उदाहरण के ने किराने का सामान और गैसोलीन में नासमझ उद्यम शुरू करने के बाद 2000 में $67 मिलियन का नुकसान हुआ, जबकि Amazon.com ने वेब वैन जैसे डॉट बमों में अपने निवेशकों के धन का कम से कम $233 मिलियन निवेश करके नष्ट कर दिया। Ashford.com ने रिकॉर्ड अब तक के दो सबसे बड़े नुकसान 2001 में JDS यूनिफेज के $56 बिलियन और AOL टाइम वार्नर के $99 बिलियन। 2002 के बाद कंपनियों ने लाभांश का भुगतान नहीं करने का फैसला किया जब अन्य कंपनियों के साथ विलय करने के लिए, ऐसे समय में जब उनके शेयरों का अत्यधिक प्रचलन हुआ। दूसरे समूह में विचार करें कि 2001 के अंत तक ओरेकल कॉर्प ने $5 बिलियन नकद जमा किया था। सिस्को सिस्टम ने कम से कम $7.5 बिलियन जमा किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने $38.2 बिलियन की नकदी का पहाड़ बना लिया था जो औसतन $2 मिलियन प्रति घंटे से अधिक बढ़ रहा था। वैसे भी बिल गेट्स एक दिन में कितनी बारिश की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए वास्तविक सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कई कंपनियां ये नहीं जानती हैं कि अतिरिक्त रिटर्न में अतिरिक्त नकदी को कैसे बदलना है। सांख्यिकीय साक्ष्य हमें क्या बताता है? मनी मैनेजर रॉबर्ट आर्नोल्ड और क्लिफोर्ड एसेंस द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि जब मौजूदा लाभांश कम होते हैं तो भविष्य की कॉर्पोरेट आय भी कम हो जाती है, और जब मौजूदा लाभांश अधिक होते हैं तो भविष्य की कमाई भी होती है। 10 वर्ष की अवधि में आय वृद्धि की औसत दर 3.9 अंक अधिक थी, जब लाभांश कम होने पर भी लाभांश अधिक थे। कोलंबिया के लेखा प्राध्यापक डॉरेन निसीम और अमीर जीव ने पाया कि जो कंपनियां अपने लाभांश को बढ़ाती हैं, अपने न केवल बेहतर स्टॉक रिटर्न होते हैं बल्कि लाभांश वृद्धि कम से कम 4 साल के लिए लाभांश परिवर्तन के बाद भविष्य के मुनाफे से जुड़ी होती है। संक्षेप में, अधिकांश प्रबंधन तब गलत होते हैं जब वे कहते हैं कि वे आपकी नकदी को आपके उपयोग की तुलना में बेहतर उपयोग पर लगा सकते हैं। लाभांश का भुगतान करना महान परिणामों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इससे पहले कि वे इसे या तो दूर कर सकते हैं या इसे दूर कर सकते हैं, प्रबंधकों के हाथों से कम कुछ नकद निकालकर विशिष्ट स्टॉक की वापसी में सुधार करते हैं। कम में बेचना, अधिक में खरीदना। इस तर्क के बारे में कि कंपनियां अपने शेयरों को वापस खरीद कर बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त नकदी कैसे डाल सकती हैं। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक में से कुछ का पुनर्खरीद करती है तो इससे उसके बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ तक कि अगर इसकी शुद्ध आय फ्लैट रहती है तो कंपनी की प्रति शेयर आय बढ़ेगी, क्योंकि इसकी कुल कमाई कम शेयरों में फैलेगी। बदले में यह स्टॉक मूल्य को ऊपर उठाता है। लाभांश के विपरीत अभी तक शेयर बेहतर यह है कि एक बायबैक उन निवेशकों को कर मुक्त है जो अपने शेयरों को नहीं बेचते हैं। इस प्रकार यह उनके कर बिल को बढ़ाए बिना उनके स्टॉक के मूल्य को बढ़ाता है, और अगर शेयर सस्ते हैं तो उन्हें पुनर्खरीद करने के लिए अतिरिक्त नकदी खर्च करना कंपनी की पूंजी का एक उत्कृष्ट उपयोग होता है। यह सब सिद्धांत में सच है। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में शेयर बायबैक एक ऐसे उद्देश्य की सेवा के लिए आए हैं
जिसे केवल पापी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब जब स्टॉक ऑप्शन की ग्रांट एग्जीक्यूटिव मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा बन गई है, तो कई कंपनियां विशेष रूप से हाईटेक उद्योगों में उन स्टॉक ऑप्शन का उपयोग करने वाले प्रबंधकों को देने के लिए सैकड़ों लाखों शेयर जारी करने चाहिए। लेकिन इससे शेयरों की संख्या बकाया हो जाएगी और प्रति शेयर कमाई कम हो जाएगी। उस कमज़ोर पड़ने का प्रतिकार करने के लिए कंपनियों को वापस मुड़ना चाहिए और खुले बाजार में लाखों शेयरों का पुनर्खरीद करनी चाहिए। साल 2000 तक कंपनियां 1980 में 4.8% तक अपने स्वयं के शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए अपनी कुल शुद्ध आय का 41.8% खर्च कर रही थी। एक नज़र सॉफ्टवेयर दिग्गज ओरेकल कॉर्प पर डालते हैं। 1 जून 1999 और 31 मई 2000 के बीच ओरेकल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को 101 मिलियन शेयरों के शेयर जारी किए और $484 मिलियन की लागत से कर्मचारियों को 26 मिलियन और अन्य को $26 मिलियन दिए। और इस बीच प्रति शेयर आय के विकल्प में प्रति शेयर आय अपनी आय को कम करने से रोकने के लिए ओरेकल ने $5.3 बिलियन यानी उस वर्ष के कुल राजस्व का 52% खर्च किया। स्टॉक के 290.7 मिलियन शेयरों को वापस खरीदने के लिए ओरेकल ने $3.53 प्रति शेयर की औसत कीमत पर अंदरूनी सूत्रों को स्टॉक जारी किया और इसे $18.26 की औसत कीमत पर पुनर्खरीद किया। कम पर बेचें, उच्च पर खरीदें। क्या यह शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने का कोई तरीका है? 2002 तक ओरेकल का स्टॉक 2000 के अपने मूल्य के आधे से भी कम हो गया था। अब जब इसके शेयर सस्ते थे तो ओरेकल ने और स्टॉक खरीदने की जल्दबाजी की। 1 जून 2001 और 31 मई 2002 के बीच ओरेकल ने अपने पुनर्खरीद को $2.8 बिलियन पर में काट दिया। जाहिरा तौर पर क्योंकि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस वर्ष कंपनियों के समान कम पर उच्च पर खरीद पैटर्न स्पष्ट है। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर दो आश्चर्यजनक कारक काम कर रहे हैं। कंपनियों को तब कर में छूट मिलती है जब अधिकारी और कर्मचारी स्टॉक विकल्पों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 2000 के बाद से 2002 के वित्तीय वर्ष में ओरेकल ने कर लाभ में $1.69 बिलियन का भुगतान किया क्योंकि अंदरूनी सूत्रों ने विकल्पों पर कैश किया। स्प्रिंट कॉर्प ने 1999 और 2000 के में विकल्प मुनाफे में $1.9 बिलियन में बंद अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में कर लाभ में $678 मिलियन में निवेश किया। स्टॉक विकल्पों के साथ भारी मुआवजा देने वाले एक वरिष्ठ कार्यकारी के पास लाभांश पर स्टॉक बायबैक के पक्ष में एक निहित स्वार्थ होता है, जो इस तरह है कि तकनीकी कारणों से मूल्य में विकल्प बढ़ते हैं क्योंकि किसी शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव अधिक चरम पर होता है, जो एक शेयर की कीमत की अस्थिरता को घटाता है। इसलिए यदि प्रबंधक लाभांश में वृद्धि करते हैं तो वे अपने स्वयं के स्टॉक विकल्पों के मूल्य को कम कर देंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि सीईओ वेतन लाभांश की तुलना में बहुत अधिक स्टॉक खरीदने चाहे इस बात की परवाह किए बिना कि शेयर कितने ओवरलोड हो सकते हैं या बाहर शेयरधारकों के संसाधनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उनके पसंद के ओपन ऑप्शन रखें। अंत में डूबे हुए निवेशकों ने अपनी कंपनियों को ओवरपे अधिकारियों को उन तरीकों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से दिया है जो बस अचेतन थे। 1997 में एप्पल कंप्यूटर इंक के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स अपने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कंपनियां वापस आए। पहले से ही एक धनी व्यक्ति जॉब्स ने प्रति वर्ष $1 का नकद वेतन लेने पर जोर दिया। 1999 के अंत में मुआवजे के बिना पिछले 21/2 वर्षों के लिए सीईओ के रूप में कार्य करने के लिए जॉब्स को बोर्ड ने उन्हें धन्यवाद के साथ गल्फ स्ट्रीम जेट देने का फैसला किया, जो $90 मिलियन की कंपनी की लागत पर पुरस्कृत किया है।
अगले महीने जॉब्स अपने नौकरी के शीर्ष से अंतरिम छोड़ने के लिए सहमत हुए और बोर्ड ने उन्हें 20 मिलियन शेयरों पर ऑप्शन के साथ पुरस्कृत किया। इस तरह के विकल्प अनुदान के पीछे सिद्धांत बाहरी निवेशकों के साथ प्रबंधकों के हितों को संरेखित करना है। यदि आप एक बाहरी एप्पल शेयरधारक हैं तो आप चाहते हैं कि इसके प्रबंधकों को केवल तभी पुरस्कृत किया जाए जब एप्पल का स्टॉक बेहतर प्रतिफल अर्जित करे। संभवतः आपके और कंपनी के अन्य मालिकों के लिए कुछ और उचित नहीं हो सकता, लेकिन वैनगार्ड फंड के पूर्व अध्यक्ष जॉन बोगल बताते हैं, लगभग सभी प्रबंधन अपने विकल्पों का उपयोग करने के तुरंत बाद पर्याप्त स्टॉक को बेचते हैं। तत्काल लाभ के लिए लाखों शेयरों को डंप करना संभवतः कंपनी के वफादार दीर्घकालिक शेयरधारकों के साथ उनके हितों की कैसे रक्षा कर सकता है। जॉब्स के मामले में यदि एप्पल स्टॉक 2010 की शुरुआत में सालाना 5% की दर से बढ़ता है तो वह 8.3 मिलियन डॉलर में अपने विकल्पों को बना सकेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही एप्पल का शेयर कुल शेयर बाजार के आधे से अधिक दीर्घकालिक और प्रतिफल से बेहतर कमाई करता है, तो जॉब एक आधे बिलियन डॉलर के विंडफॉल को उतारेंगे। क्या यह एप्पल के शेयरधारकों के साथ अपने हितों को रक्षित करता है या उस भरोसे को खराब करता है जो एप्पल शेयरधारकों ने निदेशक मंडल में रखा है? प्रॉक्सी स्टेटमेंट को सतर्कता से पढ़ते हुए बुद्धिमान मालिक किसी भी कार्यकारी मुआवजे की योजना के खिलाफ मतदान करेगा जो कंपनी के 3% से अधिक शेयर को प्रबंधकों को बकाया में बदलने के लिए विकल्प अनुदान का उपयोग करता है। इसके लिए आपको किसी भी योजना को वीटो करना चाहिए जो बेहतर परिणामों के उचित और स्थायी उपाय पर विकल्प अनुदान नहीं बनाता है। कम से कम 5 साल की अवधि के लिए एक ही उद्योग में औसत स्टॉक को बेहतर बनाने के लिए कोई भी सीईओ कभी खुद को अमीर नहीं बना सकता यदि उसने आपके लिए खराब परिणाम उत्पन्न किए हैं। अंतिम विचार। ग्राहम के इस सुझाव को फिर से देखें कि प्रत्येक कंपनी के स्वतंत्र बोर्ड के सदस्यों को शेयरधारकों को लिखित रूप से इस बात की सूचना देनी चाहिए कि क्या उसके सही मालिकों की और से व्यवसाय का प्रबंधन ठीक से किया गया है। तब क्या होगा यदि स्वतंत्र निदेशक भी लाभांश और शेयर पुनर्खरीद पर कंपनी की नीतियों को सही ठहराने लगें? क्या होगा अगर उन्हें यह वर्णन करना होगा कि उन्होंने कैसे निर्धारित किया है कि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ओवरपेड नहीं थे? और क्या होगा अगर निवेशक एक बुद्धिमान मालिक बने और वास्तव में उस रिपोर्ट को पढ़ें? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 20। सुरक्षा का मार्जिन के रूप में निवेश की केंद्रीय अवधारणा। यदि हम अनपेक्षित संभावनाओं के ब्रह्मांड में अप्रत्याशित का अनुमान लगाने या अप्रत्याशित की उम्मीद करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को किसी की दया या किसी भी चीज़ की दया पर निर्भर मान सकते हैं जिसे क्रमबद्ध, श्रेणीबद्ध या आसानी से देखा नहीं जा सकता। एजेंट फॉरेस्ट मोल्डर, एक्स फाइलें। सबसे पहले खोना नहीं है। जोखिम क्या है? आपको इस बात का उत्तर उस आधार पर मिलेगा कि आपने इस प्रश्न को कब और कहां पूछा है। जैसे 1999 में जोखिम का मतलब पैसा खोना नहीं था, इसका मतलब किसी और से पैसा कमाना था। कई लोगों को डर था कि एक दिन उनसे बारबेक्यू टकराएगा और तब वे दिन ब दिन trading.com के शेयरों से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर 2003 के जोखिमों से काफ़ी हद तक यह मतलब निकल गया कि शेयर बाज़ार में तेज़ी आ सकती है, तब तक कितने भी नीचे गिरते रहो, जब तक कि जो कुछ तुम्हारे पास बचा था वह भी चला जाए और आपको पता भी ना चले। हालांकि इसका अर्थ लगभग चंचल और उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, क्योंकि वित्तीय बाजार खुद को जोखिम में डालते हैं। जोखिम में कुछ गहरा और स्थायी गुण होता है। जो लोग सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं वो बुल बाजार में सबसे बड़ा लाभ कमाते हैं।
वे लगभग हमेशा बेयर बाज़ार में सबसे ख़राब रूप से चोटिल होते हैं, और एक बार जब आप बहुत ज़्यादा पैसे खो देते हैं तो आपको एक कठिन दौड़ या कैसीनो जुआरी की तरह उसे वापस पाने के लिए और भी सख्त हो जाना चाहिए। आपको तब तक लगे रहना चाहिए जब तक आप अभूतपूर्व रूप से कामयाब नहीं होते। तब तक इसके लिए एक नुस्खा है। वह वॉर्डहाइम एंड कंपनी के प्रसिद्ध फाइनेंशियर जेके क्लिंगस्टीन के लंबे कैरियर में सबसे कुछ जानने के लिए पूछा गया कि अमीर कैसे बने, तो क्लिंगस्टीन ने जवाब दिया, हार मत मानो। मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा स्टॉक खरीदते हैं जो आपको लगता है कि एक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, भले ही बाजार केवल 5% सालाना बढ़ता हो। दुर्भाग्य से आप इतने उत्साही हैं कि आप बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं और स्टॉक पहले साल में ही मूल्य का 50% खो देता है। यहाँ तक कि अगर स्टॉक तब भी बाजार की वापसी को दोगुना कर देता है तो बाजार से आगे निकलने में आपको 16 साल से अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपने बहुत अधिक भुगतान किया था और शुरुआत में बहुत अधिक खो दिया था। कुछ पैसे खोना निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप कभी भी अपने पैसे का नुकसान ना करें। धन की हिंदू देवी लक्ष्मी को अक्सर फैब्रिक स्ट्रिप्स पर खड़े होकर चित्रित किया जाता है, जो पलक झपकते ही दूर हो जाती है। उसे प्रतीकात्मक रूप से रखने के लिए लक्ष्मी के कुछ भक्त उनकी प्रतिमा को कपड़े की पट्टियों से ढक देंगे या पैर फर्श पर रख देंगे। बुद्धिमान निवेशक के लिए ग्राहक की सुरक्षा का मार्जिन एक ही कार्य करता है, जिससे किसी निवेश के लिए बहुत अधिक भुगतान करने से इनकार करके आप उन अवसरों को कम कर देते हैं जिनसे आपका धन कभी भी नष्ट हो जाएगा या अचानक नष्ट हो जाएगा। इस पर विचार करें। दिसंबर 1999 में समाप्त होने वाली 4 तिमाहियों में फाइबर ऑप्टिक्स कंपनी JDS यूनिपेज कॉर्प ने शुद्ध बिक्री में $673 मिलियन कमाए, जिस पर इसे $313 मिलियन का नुकसान हुआ। इसकी मूर्त संपत्ति $1.5 बिलियन थी। फिर भी 7 मार्च 2000 को JDS यूनिफेज के शेयर में $153 का हिस्सा था, जिससे कंपनी को कुल $143 बिलियन का बाजार मूल्य मिला। और फिर न्यू एरा के शेयरों की तरह यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो कोई भी उस दिन इसे खरीदता था और 2002 के अंत में उससे जुड़ा रहता था, उसने इन भावनाओं का सामना किया। यदि आपने 7 मार्च 2000 को JDS यूनिफेज को 153.421 के अपने चरम मूल्य पर खरीदा था और फिर भी इसे वर्ष के अंत में 2002 में आयोजित किया, तो वापसी की विभिन्न वार्षिक औसत दरों पर आपको अपनी खरीद मूल्य पर वापस आने में कितना समय लगेगा। यहाँ तक कि 10% वार्षिक रिटर्न की मजबूत दर पर इस अति खरीद पर भी 43 साल से अधिक समय लगेगा। जोखिम हमारे स्टॉक में नहीं बल्कि हम अपने खुद में है। जोखिम दूसरे आयाम में मौजूद है, यानी आपके अंदर। यदि आप यह समझते हैं कि आप वास्तव में किसी निवेश को कितना बेहतर समझते हैं या कीमतों में एक अस्थायी गिरावट को संभालने की आपकी क्षमता में नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या बाजार कैसा है। अंततः वित्तीय जोखिम यह तय करता है कि आपके पास किस प्रकार के निवेश हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या जोखिम है, तो निकटतम बाथरूम में जाएं और दर्पण तक कदम बढ़ाएं। कांच से जो आपको देख रहा है, यही जोखिम है। जैसा कि आप खुद को आईने में देखते हैं, आपको क्या देखना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोविज्ञान डेनियल काहनमैन उन 2 कारकों की व्याख्या करते हैं जो अच्छे निर्णय लेते हैं। अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड आत्मविश्वास, क्या मुझे ये निवेश समझ में आता है या और मुझे लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ।
सही प्रत्याशित पछतावा। अगर मेरा विश्लेषण गलत निकला तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा? यह पता लगाने के लिए कि क्या आपका आत्मविश्वास अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया है, दर्पण में देखें और खुद से पूछें, क्या संभावना है कि आपका विश्लेषण सही है? मेरे पास कितना अनुभव है? अतीत में इसी तरह के फैसले के साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अन्य लोगों का विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जिन्होंने अतीत में यह कोशिश की है? अगर मैं खरीद रहा हूं तो कोई और बेच रहा है, ये कैसे संभव है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है? अगर मैं बेच रहा हूं तो कोई और खरीद रहा है, यह कैसे संभव है कि मैं ऐसा कुछ जानता हूं जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है? क्या मैंने गणना की है कि मेरे करों और व्यापार की लागतों के बाद भी इस निवेश को लेने के लिए मुझे कितना निवेश करने की आवश्यकता है? अब आइए आईने में देखें और पता करें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने पछतावे का सही अनुमान लगाता है। आपने आपसे पूछने से शुरू करें, क्या मैं पूरी तरह से परिणामों को समझ सकता हूं यदि मेरा विश्लेषण गलत हो गया? अगर मैं सही हूं तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं, लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत हूं? समान निवेशों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मैं कितना खो सकता हूं? क्या मेरे पास अन्य निवेश हैं जो मुझे इस बात से रूबरू कराएंगे कि क्या यह निर्णय गलत है? क्या मैं पहले से ही स्टॉक, बॉन्ड या फंड को अपने पास सिद्ध रिकॉर्ड के साथ रखता हूं जब मैं जिस तरह के निवेश पर विचार कर रहा हूं जो नीचे जाता है? क्या मैं इस नए निवेश के साथ अपना बहुत अधिक पूंजी जोखिम में डाल रहा हूं? जब मैं खुद से कहता हूं आपको जोखिम के लिए एक उच्च सहिष्णुता है, मुझे कैसे पता लगेगा? क्या मैंने कभी किसी निवेश पर बहुत पैसा खो दिया है? इसे कैसे महसूस किया? क्या मैंने अधिक खरीदा या क्या मैंने जमानत दी? क्या मैं अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कर रहा हूं कि मुझे गलत समय पर सहज होने से रोके? क्या मैंने निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर करके और डॉलर के जरिए अपने स्वयं के औसत लागत व्यवहार को अग्रिम रूप से नियंत्रित किया है? मनोवैज्ञानिक पॉल स्लोविक के शब्दों में, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जोखिम दो अवयवों की समान खुराक से पीसा जाता है, संभाव्यता और परिणाम। निवेश से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने वास्तविक रूप से सही होने की अपनी संभावना का आकलन किया है और आप गलत होने के परिणामों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वर्स्टीन का निष्कर्ष है कि अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने में परिणामों को संभावनाओं पर हावी होना चाहिए। हम भविष्य को कभी भी नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ग्राहम ने आपको यह हर बात को में याद दिलाया है कि बुद्धिमान निवेशक को केवल विश्लेषण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि आपका विश्लेषण गलत हो जाता है तो आपको नुकसान के खिलाफ भी सुनिश्चित होना चाहिए। निवेश के जीवन काल में कुछ बिंदु पर कम से कम एक गलती करने की संभावना लगभग 100% है और उन बाधाओं को पार करना पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है। हालांकि आपके पास गलत होने के परिणाम पर नियंत्रण है। कई निवेशकों ने 1999 में अपने सभी पैसे को .com स्टॉक में डाल दिया। 1999 में मनी मैगजीन द्वारा 1338 अमेरिकियों ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से लगभग 10वें हिस्से में इंटरनेट शेयरों में कम से कम 85% पैसा था। सुरक्षा के एक मार्जिन के लिए ग्राहम की कॉल को अनदेखा किया कि वे सही होने की संभावना को जानते थे। उन्होंने गलत होने के परिणामों से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बस अपनी होल्डिंग्स को स्थायी रूप से विविधतापूर्ण रखते हुए मिस्टर मार्केट के नवीनतम सबसे लोकप्रिय फैशन पर पैसे लगाने से इनकार करते हुए आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलतियों के परिणाम कभी भी भयानक नहीं होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर मार्केट आपको क्या परिणाम देता है, बस आप हमेशा एक शांत आत्मविश्वास के साथ कह पाएंगे कि यह समय भी निकल जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।